तो स्वागत है आपका। आप सभी देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के डोल कल्याणिका में जाकर के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वो शामिल हुए और सीएम पुष्कर धामी ने श्री यंत्र की विधिवत पूजा अर्चना की। अल्मोड़ा से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं। श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के वार्षिकोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी शामिल हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का भव्य स्वागत किया गया और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने श्री यंत्र की विधिवत पूजा अर्चना की। श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के वार्षिकोत्सव में मुख्यमंत्री शामिल हुए, वहां जाकर के पूजा अर्चना की। 1100 कन्याओं का पूजन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अक्सर पूजा विधि में शामिल होते हैं और प्रदेश की कामना करते हुए, सुख समृद्धि की कामना करते हुए दिखाई देते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण और भव्य तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा पहुंच करके पूजा अर्चना की और श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के वार्षिकोत्सव में मुख्यमंत्री शामिल हुए। डोल आश्रम पूज्य महाराज जी ने इसको स्थापित किया। उनकी सोच के अनुरूप यहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति और शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में ये आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। हम पूज्य महाराज जी का बहुत उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने संपूर्ण जीवन जहाँ लोगों की सेवा में लगाया, परमार्थ के कार्यों में लगाया, इस क्षेत्र में इस आश्रम की स्थापना से जो हमारा मानसखंड मंदिर माला मिशन है, उस मिशन का ये भी बहुत बड़ा एक मैं कहूँ एक क्षेत्र के रूप में, एक प्रकार से उसके एक अंग के रूप में ये डेवलप होगा। इस क्षेत्र को आगे डेवलप करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से चार धाम यात्रा हमारी चलती है, उसी प्रकार से मानसखंड यात्रा भी चलेगी और कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा चलेगी। उसका एक बहुत बड़ा पड़ाव हमारा ये डोल का क्षेत्र होगा, बाबा जागेश्वर का क्षेत्र होगा। उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैंने पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी वहां आने का आग्रह किया था। डोल अंकिता मर्डर केस को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अंकिता के मर्डर से पहले उसके साथ रेप की कोशिश की गई थी। हत्याकांड के आरोपी सौरभ भास्कर ने रेप की कोशिश की थी। हत्याकांड के गवाह विवेक आर्य ने एडीजी कोर्ट में ये बड़ा बयान दिया है। अंकिता भंडारी को कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाई गई थी। एडीजी कोर्ट में विवेक आर्य के बयान दर्ज हुए थे। हत्याकांड के गवाह विवेक आर्य ने एडीजी कोर्ट में बयान दिया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता भंडारी को कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाई गई थी। मैं महत्वपूर्ण गवाह था क्योंकि वो वंतरा रिसोर्स में कार्य करता था। उसकी अंकिता भंडारी से जो मोबाइल में बात हुई, उसने ये बताया कि सौरभ भास्कर जो एक्यूज़ है, उसने उसे कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर वंतरा रिसोर्ट के कमरे में उसके साथ रेप करने का प्रयास किया। और ये सब बातें उसने विवेक आर्य ने अपने 164 के बयान में भी की है। जब उससे जिरह करी गई तो उसने इस बात का पूरा समर्थन किया। कर्नाटक चुनाव के लिए घोषणा पत्र में कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन लगाने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी रंग दे चुकी है, तो वही बजरंग दल सड़कों पर उतरकर कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं हटना चाहती है। जवाब में कांग्रेस ने भी जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। राजधानी देहरादून में बीते दिन बजरंग दल द्वारा कांग्रेस मुख्यालय के सामने किए गए विरोध प्रदर्शन जवाब में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ किया और इस क्रम में कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की मौजूदगी में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सनातन धर्म और हनुमान जी बीजेपी और बजरंग दल की बपौती नहीं है। हनुमान चालीसा के पाठ की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि जनता को संदेश जाए और वो समझ पाए कि धर्म की ठेकेदारी करने वाले लोग कौन हैं। बजरंग दल के लोगों ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की और देश के प्रधानमंत्री जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने बजरंग दल की बजरंग बली से तुलना कर दी, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक भगवान राम के अनन्य भक्त, दूसरी तरफ बजरंग दल जो पार्टी देखकर सही और गलत का निर्णय करता है। भाजपा की
बुद्धि शुद्धि के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है कि भगवान परमात्मा वाहिगुरु इनको सद्बुद्धि दे। जिस हिसाब से देवभूमि को कलंकित करने का काम किया गया है, भगवान को सद्बुद्धि दे। प्रदेश की जनता ने जिस काम के लिए चुना, बेरोजगारों को रोजगार आप नहीं दे रहे हो, महंगाई आप कम नहीं कर रहे हो, पूरे प्रदेश में खनन माफिया हावी हो रखा है, पूरे प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में सेतु आयोग का गठन करने जा रही है, जिसको लेकर के कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब आयोग का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इसी महीने तक आयोग का गठन भी हो जाएगा, जिसको लेकर के कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब आयोग का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इसी महीने तक आयोग का गठन भी हो जाएगा। सेतु आयोग की फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावर ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, जिसके नाम से ही साफ है कि आयोग सशक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर के काम करेगा। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में सेतु आयोग का गठन करने जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब आयोग का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इसी महीने तक आयोग का गठन भी हो जाएगा। राज्य योजना आयोग पहले 5 साल के लिए प्लान और नॉन प्लान तैयार करता था, लेकिन उत्तराखंड में अब प्लान और नॉन प्लान के तहत काम नहीं किया जाता है, जिसको लेकर राज्य योजना आयोग का कोई औचित्य नहीं बचा। इसी के चलते सरकार सेतु आयोग का गठन कर रही है। सेतु आयोग के काम: उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं को लेकर आयोग शोध करेगा, विकास से संबंधित किए गए शोध को लेकर सरकार को सुझाव देगा, उत्तराखंड में विकास को लेकर परिवर्तन लाने का काम करेगा, सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी आयोग की नजर होगी, सुशासन और लोकनीति पर भी होगा सेतु आयोग का फोकस, विकास कार्यों की मॉनिटरिंग भी करेगा सेतु आयोग। सेतु आयोग का फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावर ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, जिसके नाम से ही साफ है कि आयोग सशक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर काम करेगा। 2014 में भारत सरकार ने एक बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए योजना आयोग जो भारत सरकार का था उसको वाइंड अप किया था। उसकी जगह पर एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्टिव बॉडी और पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का गठन किया था। अब समय समय पर भारत सरकार ने स्टेट्स को एडवाइजरी इश्यू किया था कि स्टेट्स भी ऐसे सिमिलर बॉडी बनाए हैं। यहाँ पर भी एक राज्य योजना आयोग पहले से प्री एग्जिस्टिंग था, जिसका आज के डेट में औचित्य नहीं है, क्योंकि पहले ये 5 ईयर प्लान और 1 ईयर प्लान वगैरह बनती थी। अब प्लान नॉन प्लान का कंसेप्ट नहीं है और इसलिए राज्य योजना आयोग अपनी रेलेवेंस खो चुकी है और हमारे पास उसकी जगह पर ज़रूरत थी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी थिंक टैंक जो पॉलिसीज़ को लेकर के और पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के शोध करें और ग्राउंड लेवल पर पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स की इम्पैक्ट क्या है उसका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करें और सरकार को समय समय पर अपना सुझाव दें। और इस उद्देश्य के साथ सेतु आयोग बना रहे हैं। तो सेतु आयोग के ढांचे की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयोग के अध्यक्ष होंगे, तो उपाध्यक्ष का चयन मुख्यमंत्री ही करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तो प्रबुद्ध अर्थशास्त्री या फिर रिटायर ब्यूरोक्रेट होंगे, जिसके लिए चयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक्सपर्ट भी आयोग में होंगे, लेकिन जरूरत के हिसाब से एक्सपर्ट की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जबकि राज्य योजना आयोग का जो स्टाफ है उसे सेतु आयोग में मर्ज किया जाएगा। सेतु आयोग का जो सेतु जो नाम है SETU, इसका जो एक्सपेंशन आएगा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ये आयोग काम करेगा और आयोग के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। उपाध्यक्ष का नॉमिनेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे ये या तो एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री होंगे या कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं और इनका चयन विधिवत किया जाएगा। और उसके अलावा उसके नीचे 3 केंद्र हम लोग बनाएंगे। तो उसमें सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर के एक केंद्र बनेगा, एक केंद्र सुशासन और लोक नीति को लेकर के बनेगा और एक तीसरा केंद्र है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए बनेगा और एविडेंस बेस्ड प्लानिंग उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु आयोग बनाए जाने के लिए राज्य सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार आर्थिक, वित्तीय
एक्सपर्ट सलाहकारों को भी इस समिति में शामिल करेगी और इसकी अनुशंसा के आधार पर आगे काम करेगी। राज्य सरकार वित्तीय संसाधन जुटाने के साथ साथ आर्थिकी मजबूत करने, रोजगार उपलब्ध कराने पर भी काम करेगी। राज्य सरकार सेतु आयोग के मुखिया मुख्यमंत्री होंगे और इसमें कई सलाहकार आउटसोर्स किए जाएंगे। सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि बहुत जल्द इस समिति का गठन कर लिया जाएगा और कैबिनेट से इसकी मंजूरी हो चुकी है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में G20 के दूसरे चरण में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के तहत जगह जगह रास्तों और उनके आसपास के एरिया को चमकाने के लिए MDDA ने रात दिन एक किए हुए हैं। स्थिति ये है कि बारिश भी प्राधिकरण के कदम नहीं रोक पाई। ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में होने वाले आयोजनों को लेकर प्राधिकरण इन दिनों जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के आसपास सौंदर्यीकरण में लगा हुआ है। कार्यों की रफ्तार धीमी न पड़ने पाए, इसको लेकर के खुद MDDA के VC बंशीधर तिवारी बार बार कार्यों का जायजा ले रहे हैं और यही नहीं, निरीक्षण कर अभियंताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी उनकी ओर से जारी किए गए हैं। मौके पर अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता सहित पूरी टीम काम में लगी हुई है। सौंदर्यीकरण कार्यों के तहत जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के सामने पार्क का निर्माण, दीवारों पर रंगाई, चित्रकारी, सड़क के डिवाइडर पर प्लांटेशन, रानी पोखरी की तरफ वाली रोड के डिवाइडर पर भी प्लांटेशन और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट से न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने जायजा लिया। देखिए, उत्तराखंड में G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे चरण की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। 24 से 28 मई तक आयोजित होने वाले इस आयोजन के लिए MDDA ने दिन रात मेहनत करके ऋषिकेश एयरपोर्ट से लेकर नरेंद्र नगर के मार्ग को बहुत बेहतर तरीके से सजाया संवारा है और इस वक्त भी काम चल रहा है। इस वक्त मैं एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और यदि आपको एक मैं नज़ारा दिखाऊं तो बहुत अच्छे तरीके से नई सड़क तैयार की गई है, जबकि साज सज्जा का भी काम चल रहा है और जो वॉल है, वॉल को भी पेंट किया गया है। बीते 3 दिनों जो बारिश और बर्फबारी हुई, इस बारिश और बर्फबारी में भी इस मार्ग का काम जारी रखा गया क्योंकि मुख्य सचिव ने 1 मई की डेडलाइन दी थी। उत्तराखंड के रामनगर में G20 समिट का पहला फेज संपन्न हो चुका है और नरेंद्र नगर में जो VVIP गेस्ट आने हैं वो इसी एयरपोर्ट पर आएंगे और इसी रोड का इस्तेमाल करते हुए वो अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे, कोई कमी न रह जाए, इसलिए VC MDDA बंशीधर तिवारी स्वयं इस पूरे मार्ग पर निगाह बनाए हुए हैं और दिन रात इस पूरे ट्रैक पर वो निगहबानी कर रहे हैं। उत्तराखंड से G20 का जो पहला चरण था वो शानदार तरीके से संपन्न हुआ। खुद भारत सरकार के वरिष्ठ अफसरों ने इसकी तारीफ की। अब दूसरे चरण की तैयारी अंतिम दौर में है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने रामा पैलेस में लगी गढ़वाली फिल्म का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी यदि मौका देगी तो वो साल 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हरक सिंह रावत का कहना है कि चुनाव की तैयारियों को लेकर के वो पीछे नहीं है। एक राजनेता कभी भी किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारियों को हमेशा पूरा रखता है। हम राजनीति में हैं तो देखिए, राजनीति में है कोई साधु सन्यासी तो है नहीं कि भाई माला जपते रहे और बिल्कुल पूजा पाठ करते रहे। राजनीति में तो चुनाव तो लड़ेंगे। राजनीतिक कार्यकर्ता का आखिरी उद्देश्य है, किसी राजनीतिक दल का या किसी राजनीतिक कार्यकर्ता का आखिरी लक्ष्य क्या होता है कि MP चुनाव लड़ जाए, MLA चुनाव लड़ जाए, जिला पंचायत लड़ जाए, क्षेत्र पंचायत लड़ जाए, प्रधान का लड़ जाए, मेयर का लड़ जाए, नगर पालिका लड़ जाए। अब आप क्या उम्मीद करते हैं मुझसे? अब मैं विधायक तो इतनी बार रह गया हूँ, मंत्री इतनी बार रह गया हूँ, अब प्रधान का चुनाव तो लड़ूंगा नहीं। हम राजनीति में हैं तो देखिए